नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के लाइव यूट्यूब प्रीमियर में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे रोशन बैच के अंतर्गत साइंस का डेमो क्लास। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी अभ्यर्थियों को रोशन बैच की जानकारी दे देते हैं। रोशन बैच हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 अभ्यर्थियों के लिए लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, और अभी भी आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे अगर आप पीआरटी के अभ्यर्थी हो तो आपके लिए कंप्लीट बैच, और साथ में 6 to 8 जो एसएसटी के अभ्यर्थी हैं आपके लिए भी कंप्लीट बैच है। इसके अलावा 6 से लेकर 12 तक, यानी कि 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के जो 40 नंबर का जीएस पार्ट सेकंड का आता है, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमारे पास रोशन बैच के अंतर्गत क्लासेस आपको कंप्लीट बैच के साथ में मिलेंगी। हमारे बैच में अगर हम बात करें तो हम आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स देते हैं, जैसा कि इस क्लास में भी आप देखेंगे हैंड रिटन क्लास नोट्स जो कि हम खुद से स्वयं से बनाते हैं, जो हमारा अनुभव है। साथ में इन सभी क्लासेस का हम आपको टेस्ट भी कराएंगे। एक बार सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इन सभी क्लासेस का टेस्ट भी कराएंगे, तो क्लास टेस्ट भी हम आपके लेंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी से, स्पेशली हम आपको एनसीईआरटी से बचा आपका एससीईआरटी, तो यहाँ से हम आपको एमसीक्यूज़ भी कराएंगे। काफ़ी कुछ हमने पहले भी करा रखा है, आगे भी हम जो बचे हुए विषय हैं उनको भी हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एमसीक्यूज़ कराएंगे। इसके अलावा हम बीपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं, बीपीएससी के सभी परीक्षाओं के, बीपीएससी ऑल एग्ज़ाम्स के जो पीआईक्यूज़ हैं वो हम आपको एक्सक्लूसिवली इस बैच के अंतर्गत कराएंगे। और साथ में जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, एक सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो कि हम स्वयं एक एक क्वेश्चन पे समय देकर जो हम तैयार करते हैं आपके लिए। एक टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसको बनाने में हमको लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं, और इसी का कारण है, वजह है कि हम आपके लिए इतना अच्छा टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन कर पाते हैं। तो हम स्वयं से आपके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होकर इस बैच में काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ का सैंपल देखना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ हम जो है किस लेवल का बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो हमारी जो क्लास नोट्स हैं इनके भी सैंपल्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 9517036263 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बैच संबंधित और जो भी जानकारी आपको चाहिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। 30 जून तक हम आपको ऑफ़र फीस में बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इस नंबर पर बात करके जानकारी कर सकते हैं कि आपको कितने में जो है आपको बैच मिल जाएगा। कंप्लीट बैच रहेगा, टेस्ट सीरीज़ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। एनसीईआरटी से आधारित आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, और जबकि अब नई एनसीईआरटी भी आ गई है। पुरानी एनसीईआरटी तो पहले से ही है। आप सभी अभ्यर्थियों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि हम नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर क्लियर कर देते हैं। सबसे जो बड़ी बात ये है कि हम रोशन बैच के अंतर्गत आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, और एनसीईआरटी के अलावा जितने भी बीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जिस भी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी हम थ्योरी वाले पोर्शन में समाहित करेंगे। तो जितने भी, और इसके अलावा जो अन्य कई सारी परीक्षाएं होती जहां पर साइंस पूछा जाता है, वहां से भी हमने इस क्लास में एनसीईआरटी के साथ में ही उनको इंक्लूड कर दिया है। और इस वजह से जो हमारी क्लासेस है वो बहुत ही यूनिक हो जाती हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि साइंस के लिए हमें क्या सोर्सेस फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे सोर्सेस फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तक का हमारा जो अनुभव रहा है, हम एक आपको एग्जांपल लेकर बता देते हैं। टीआरई 3 का जो पीआरटी का पेपर हुआ था, या टीआरई 3 से पहले जितने भी पीआरटी के पेपर हुए हैं, प्राइमरी 1 से 5 का पेपर हुआ है साइंस का, 15-16 नंबर के जो सवाल हैं, यहाँ तक कि टीआरई 1 भी आप देख लीजिए, तो आपको प्योरली जो है एनसीईआरटी साइंस से सवाल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी साइंस से आपको सवाल पूछे गए हैं। साथ में अगर हम बात करें टीआरई 3 में, पीआरटी में 1 से 5 में कहाँ से सवाल पूछे गए थे, तो ये लगभग आपको जितने भी सवाल हैं ये आपको एनसीईआरटी साइंस में मिल जाएंगे।
और मेनली आपको ये 7 से लेकर 10 एनसीईआरटी, 7th क्लास से लेकर 10 क्लास तक की एनसीईआरटी में आपको सारे के सारे सवाल मिल जाएंगे। क्योंकि हम पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस वजह से अगर आगे हमें समय भी मिलेगा तो हम आपको एक एक प्रश्न भी आपको एनसीईआरटी में दिखा देंगे। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आप अगर हमारी बात को मानते हैं, समझते हैं, अगर आपने खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि टीआरई 3 पीआरटी में जितने भी सवाल पूछे गए थे वो एनसीईआरटी से ही मेनली सवाल पूछे गए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है। टीआरई 3 पीआरटी का जो पेपर हुआ, टीआरई 3 पीआरटी का जो पेपर हुआ, वहाँ पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन तो सारे एनसीईआरटी से थे, क्वेश्चन तो सारे एनसीईआरटी साइंस से थे, लेकिन एक इसमें खास बात और थी कि जो टीआरई 3 का री एग्ज़ाम हुआ पीआरटी का, इस पेपर में, इस परीक्षा में बीपीएससी असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम हुआ था, 2 एग्ज़ाम हुए थे, बीपीएससी असिस्टेंट के 2 एग्ज़ाम हुए थे। एक इनका हुआ था प्रीलिम्स और एक हुआ था मेंस। तो प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा ये हुई थी 2023 में, क्लियर है। तो जो बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ 2023 में, प्रीलिम्स और मेंस, इसमें जो साइंस के सवाल पूछे गए थे, इसमें जो साइंस के सवाल पूछे गए थे, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्हीं 2 पेपरों से टीआरई 3 पीआरटी में सारे प्रश्न लगभग हूबहू कॉपी हो गए थे। मतलब पूरा का पूरा साइंस यहाँ से उठाकर आपको दे दिया गया था। तो ये महत्व होता है सभी विषय में, हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये कोइंसिडेंस था कि साइंस में आपको प्रीवियस ईयर में जस्ट 2023 के पेपर से बहुत सारे लगभग सवाल देखने को मिल गए। हमने बाकायदा काफ़ी टाइम पहले आपको टेलीग्राम में बीपीएससी असिस्टेंट का पेपर भी शेयर किया था, आपने खुद से भी देखा था इस चीज़ को, आप स्वयं से भी इस चीज़ का पड़ताल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर, और बीपीएससी असिस्टेंट में कहाँ से पूछा गया, तो जवाब है एनसीईआरटी में ही था, एनसीईआरटी से सवाल बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया, वहाँ से फिर पीआरटी में रिपीट हो गया। ओवरऑल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है सबसे कि साइंस के लिए, स्पेशली साइंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। इसके अलावा हम आपको बता देते, चूँकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो हमारे रोशन बैच से जुड़े नहीं होंगे, तो हम आपके लिए भी एक चीज़ यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आप कभी भी एनसीईआरटी सार के पीछे मत जाइए। बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, एनसीईआरटी सार या सारांश नाम से पुस्तक आती है, 6 to 12 एनसीईआरटी करके, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक आप स्वयं से एनसीईआरटी का नहीं पढ़ेंगे, स्वयं से एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें लिखी है नहीं देखेंगे, उनको अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप परीक्षा दृष्टि से तैयार नहीं हो पाएंगे। ऐसे आप एनसीईआरटी सार पढ़ लेंगे, रट लेंगे, लेकिन फिर जब बाद में परीक्षा में थोड़ा सा भी घुमा के सवाल आएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लूसेंट के पीछे भी मत भागिए, साइंस को लेकर लूसेंट के भी पीछे भागने की जरूरत नहीं। सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो स्वयं एनसीईआरटी है, स्वयं एनसीईआरटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में थोड़ा जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में बात करें तो 6, 7, 8 और साथ में 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में जो है अभी बुक अपडेट नहीं हुई है। आप जब गूगल करते हैं तो आप एनसीईआरटी में जाकर 9th क्लास का जब देखेंगे तो हिंदी में आपको कोई भी बुक नहीं दिखती है, इंग्लिश में एक एक्सप्लोरेशन करके एक बुक दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6, 7, 8 साथ में 9 और 10 को हम एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि अभी 9th का कोई बुक अभी आया नहीं है। 10th का बुक सेम है, क्लास 10th का बुक नए एनसीईआरटी में भी और ओल्ड एनसीईआरटी में सेम है। तो 9th का चूँकि अभी आया नहीं है तो हमें पुराने वाले एनसीईआरटी से ही जाना होगा। तो हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि 9 और 10 एनसीईआरटी हम पुराने एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे। और पुराने में भी जो कोविड से पहले चलता था, कोविड से पहले जो चलता था, जिसमें लगभग 15-16 चैप्टर्स हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अभी नई एनसीईआरटी चल रही है, इससे पहले जो एनसीईआरटी चल रही थी उसमें सिलेबस कम किया गया, आपको मालूम होगा। तो 6, 7, 8 में स्पेशली सिलेबस चेंज हुआ है। हमारे ये कहने का मतलब है 9, 10 सेम है, ये आप जो है थोड़ा मानकर चलिए। तो 6, 7, 8 में अगर हम बात करें तो जिज्ञासा के नाम से किताब आई है 6, 7 और 8 एनसीईआरटी में। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, और आपको भी क्या करना चाहिए, आपको इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए, यानी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को मिलकर पढ़ना चाहिए, मिलाकर पढ़ना चाहिए। और हम रोशन बैच के माध्यम से आपको यही चीज़ फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्पेशली एनसीईआरटी साइंस को लेकर। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमारा आज का डेमो क्लास है, भोजन के घटक।
कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन, मिनरल वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये भोजन के घटक के अंतर्गत। अब ये हमारा, अगर हम बात करें तो भोजन के घटक के नाम से ये ओल्ड एनसीईआरटी में है। जब आप क्लास 6 का चैप्टर देखते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से आपको भोजन के घटक ये आपको कहाँ मिलता है? ओल्ड एनसीईआरटी में। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी, वहाँ पर आपको किस नाम से मिलता है? उचित आहार। उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार, ये है न्यू एनसीईआरटी। ये न्यू एनसीईआरटी। तो हमने फैसला किया है कि जितना भी संभव हो सकेगा, जितना भी संभव हो सकेगा 6, 7 और 8 को लेकर हम क्या करेंगे? ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को इंटीग्रेट कर पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? आपको ना तो पुरानी के पीछे ना ही नई के पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी। आपको हमारे इस रोशन बैच से कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और हम लगभग 2.5 साल से टीआरई को ही पढ़ा रहे हैं। टीआरई 3.0 के लिए हमने यूट्यूब पर बाकायदा पढ़ाया हुआ था, क्लासेस हमने ली थी, अभ्यर्थियों को हमने नोट्स तक फ्री में प्रोवाइड किए थे, क्लासेस भी फ्री में प्रोवाइड की थी। हमारे इन क्लासेस से महज 4 महीने की हमने क्लास ली थी, 3 से 4 महीने की क्लास। 500+ सिलेक्शंस अभ्यर्थियों के हुए थे। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे थे जो टीआरई 1, टीआरई 2 या और साथ में जो टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था उसमें अच्छा नहीं कर पाए थे, संघर्ष कर रहे थे लगातार। लेकिन टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में हमारे साथ जुड़े, अच्छे से मेहनत किया और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में सेलेक्ट हुए। तो कारण इसका यही है कि नब्ज आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर आप किसी भी परीक्षा का नब्ज पकड़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम आपके लिए रोशन बैच में यही कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, कहीं से भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्थान का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कॉपी नहीं है। हम प्योरली अपना ओरिजिनल कंटेंट पढ़ाते हैं। ये आज जो आप नोट्स देख रहे हैं ये आज के आज ही हमने बनाए हैं, आज के आज ही हमने बनाए हैं, सिर्फ आपके लिए रोशन बैच के अंतर्गत। तो आप रोशन बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। वास्तव में आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको इस बात का, एक एक अभ्यर्थी को जिसने गंभीरता से हमारे रोशन बैच में पढ़ाई किया है, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर प्री मेंस को लेकर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे। बीपीएससी असिस्टेंट की अभी हम बात आपसे कर रहे थे। बीपीएससी असिस्टेंट का जो है 2 एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्री और मेंस के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कह लीजिए जैसा प्री में आता है सवाल वैसे मेंस में, लेकिन मेंस थोड़ा लेवल अप कर देते हैं। ठीक है, वही बात हम आपको समझा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्री होगा, मेंस होगा। अब इस चर्चा में नहीं पड़िए, जब आएगा आधिकारिक रूप से तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि जो अभी आपका सिलेबस है वही रहेगा, वही रहेगा। प्री को मुकाबले आसान रखा जाएगा, मेंस को मुकाबले कठिन कर दिया जाएगा, या हो सकता है कुछ जो है पॉजिटिव निगेटिव मार्किंग का भी परिवर्तन कर दें। यानी फॉर एग्जांपल प्री में तो जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है मेंस को टफ करने के लिए, चूँकि यहाँ से फाइनल रिजल्ट देना होगा, तो हो सकता है मेंस में निगेटिव मार्किंग कर दें, ऐसा भी हो सकता है। वो आयोग के ऊपर है, विभाग के ऊपर हो। बाकी अभी क्या चर्चा चल रहा है इस चीज़ को लेकर, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, बस हम एक आपको संभावना बता रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये कि सिलेबस आप मान के चलिए कि 90% सिलेबस जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अभी तक वही रहेगा। तो इसलिए आप हमारे बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लिए। 20 जुलाई तक हमारा जो जीएस का बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा। 20 जुलाई तक जीएस का बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्लास है रोशन बैच के अंतर्गत, और हमारी ये क्लास एनसीईआरटी साइंस पर पूर्णतया आधारित है। इसके अलावा बीपीएससी और साथ में जितनी भी अन्य आयोग हैं उनके द्वारा इस टॉपिक से जहाँ जहाँ से सवाल पूछे गए हैं उन सभी को हमने आज की क्लास में शामिल किया है अपनी इस थ्योरी क्लास में। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन दोनों चैप्टर्स में, एक तो आपका ओल्ड एनसीईआरटी का है भोजन के घटक, उचित आहार आपका न्यू एनसीईआरटी का, दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क अगर हम बात करें तो नए वाले एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपके पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ पुरानी एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें जो नई में नहीं दी गई। तो इसीलिए हमने दोनों को ही इंटीग्रेट कर लिया है, इससे कुछ आपका छूटेगा नहीं। इसके बाद हम आपको इन सभी एनसीईआरटीज़ पर सवाल भी करा देंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो फुल प्रूफ हो जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो मुख्यतः हम
5 प्रकार के घटक को पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर वसा जिसको इंग्लिश में फैट्स बोलते हैं, तीसरे नंबर पर प्रोटीन और चौथे नंबर पर विटामिन जिसको इंग्लिश में वाइटामिन्स भी कहते हैं। इसके बाद है खनिज लवण यानी मिनरल्स। ये मुख्यतः हम अपने भोजन के घटक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे भोजन में रुक्षांश पाए जाते हैं। रुक्षांश को आहारी रेशा इंग्लिश में डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। तो रुक्षांश और जल भी हमारे भोजन में शामिल होते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके जो भी हमारे भोजन के घटक हैं उनको हम चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। 3 तत्व ये कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप याद रख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट तो हाइड्रेट से आपको हाइड्रोजन दिख जाएगा, ऑक्सीजन दिखेगा नहीं लेकिन आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO कार्बोहाइड्रेट इन 3 तत्वों से मिलकर बनता है। अगला पॉइंट है कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे, वो मुख्य रूप से स्टार्च जिसको मंड भी कहते हैं हिंदी में, तो स्टार्च या मंड और शर्करा यानी कि शुगर। तो मंड यानी कि स्टार्च और शर्करा के रूप में हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारे शरीर को मुख्यतः ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स। इनका अगर हम हमारे शरीर के ऊर्जा में योगदान देखें तो ये 55 से लेकर 75% के बीच में, 55% से लेकर 75% के बीच में कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हम यहाँ पर एक चीज़ की चर्चा कर लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित कितनी ऊर्जा उत्पादित की जाती है? तो ये है 4.2 किलो कैलोरी। तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादित की जाती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। दूसरे शब्दों में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय द्वारा लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 4 किलो कैलोरी लगभग में आपको पूछा जा सकता है, तो 4 भी दिया रहेगा तो भी सही है, अगर 4 नहीं दिया रहेगा तो आपको 4.2 दिया रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये आपको NCERT में मिल जाएगा, ठीक है, NCERT में मिल जाएगा। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम एज ए एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम आपको केवल और केवल NCERT के भरोसे नहीं रख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर केवल और केवल NCERT के भरोसे नहीं रख सकते हैं। NCERT सबसे प्रमुख है साइंस में, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ जैसे कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है, अब ये पॉइंट आपको NCERT में नहीं दिया है लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में तो पूछा गया है। जब विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपकी परीक्षा में इस पॉइंट के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम प्रयास करते हैं कि आपको NCERT के साथ में BPSC और साथ में BPSC के अलावा जितने भी अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें सवाल पूछे गए हैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, उन सवालों को हम आपके इस क्लास में इंक्लूड किए हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारे पढ़ाने का तरीका। अब हम आगे चर्चा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक बृहद पोषक तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हिंदी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बृहद पोषक तत्व है जो शरीर के ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो कभी भी आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऊर्जा प्राथमिक स्रोत के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज कहिए या ग्लूकोज कहिए, एक ही बात है। तो ग्लूकोज है क्या? तो ग्लूकोज एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण। ग्लूकोज की खास बात क्या होती है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है।
ग्लूकोज का आपका फार्मूला भी मालूम होना चाहिए। आणविक सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। आपने अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। तो एज ए बाई प्रोडक्ट नहीं, एज ए प्रोडक्ट बनता है। उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें ग्लूकोज के सूत्र में कार्बन का भार प्रतिशत कितना है, तो 40%, ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है या जमा होता है। तो मानव शरीर में अगर हम बात करें जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है या संग्रहित होता है। ये भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले अनाज, ये आपका हमने एनसीईआरटी से आपको दे रहे हैं ये पॉइंट। तो अनाज यानी कि चावल। अब एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देना भी संभव नहीं है, क्लास बोरिंग लगने लगी कि जब अगर हम आपको बोलेंगे कि ये पॉइंट हमने यहाँ से लिया, ये पॉइंट हमने वहाँ से लिया। कुल मिला के आपके परीक्षा दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे क्लास में है। क्लियर है? चावल की बात कर लेते हैं। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं कि आपको देखने में लगेगा कि इतना जो है आसान सा, लेकिन ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। बीपीएससी 63वें प्रीलिम्स में ये पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। अनाज के अंतर्गत चावल, गेहूँ, मक्का, ये तीनों उदाहरण आप याद रखिएगा। मेनली चावल। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खासकर गर्ल्स होती हैं या महिलाएं होती हैं, ये मुख्यतः जो है डिपेंडेंट होती हैं चावल पर। रोटी वगैरह बहुत कम खाती हैं, चावल पर डिपेंडेंट होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट चूँकि मुख्यतः ऊर्जा ही प्रदान करता है, वो अलग बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं उनका शरीर उतना मजबूत नहीं रहता है। तो और शरीर को मजबूत करने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती ही होती है, लेकिन एक होता है सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल, तो चावल पे ही डिपेंडेंट रह जाते हैं। चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। गेहूँ कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मक्का में भी। अब हम बात करते हैं और यहाँ पर भी एक आपको उदाहरण दे देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर है, तो उसको गेहूं का जो आटा है, जनरली खाते तो यही हैं, गेहूं का जो आटा होता है इसको नहीं खाना चाहिए। आप बहुत सारे मिक्स अब अनाज आने लगे हैं, जैसे कि रागी, मक्का हो गया, ये सब हो गया, इसका एक मिक्स आप आटा खा सकते हैं। अगर ऐसे कोई है घर में तो आप गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा नहीं खिलाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और उस वजह से इसकी जो प्रकृति होती है उसमें एक हिसाब से ये उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो। अब हम सब्जी की बात कर लेते हैं, आलू और शकरकंद। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है तो आलू की सब्ज़ी छोड़ देता है, आलू की सब्ज़ी वो नहीं खाता है। तो कारण यही है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मुख्यतः शुगर होता है, चीनी कह लीजिए आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आलू और शकरकंद सब्जी में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फल की बात करें, केला, अनानास और आम, ये तीन उदाहरण आपके कार्बोहाइड्रेट के एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आपके ओल्ड एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया गया है, खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने पर हमें नीला काला रंग अगर मिलता है तो यह मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। आयोडीन परीक्षण के नाम से आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। क्योंकि पहली क्लास है तो हम आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ बता भी दे रहे हैं कि ये कहाँ से हमने लिया है या क्यों ये पॉइंट हमारे इस क्लास में है। आगे से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने समझदार हैं कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी आज की क्लास से। तो खाद्य पदार्थ या कोई कच्ची सामग्री है, उसमें अगर हम तनु आयोडीन विलयन यानी डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन, 2 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है डाइल्यूटेड, एक होता है कंसनट्रेटेड, सांद्र जिसको बोलते हैं। तो आपको सांद्र या कंसनट्रेटेड जो होता है वो तगड़ा सोल्यूशन होता है। डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन का मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें जल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगी, जल की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी, इसमें जल की मात्रा बहुत कम होगी। जैसे आप कंसनट्रेटेड या सांद्र HCl पढ़िए या H2SO4 पढ़िए तो क्या है, उसकी प्रकृति ज़्यादा अम्लीय है, लेकिन डाइल्यूटेड रहता है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ मात्रा में जल मिला होगा। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री में
तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने पर अगर हमें नीला काला रंग मिलता है तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? मंड या स्टार्च की उपस्थिति को। इसे हम आयोडीन टेस्ट कहते हैं, आयोडीन परीक्षण कहते हैं। इसको हम स्टार्च परीक्षण भी कहते हैं। तो अगर आपको आयोडीन परीक्षण ना देकर स्टार्च परीक्षण भी दिया रहेगा तो आप इसको सही मान लीजिएगा। तो आपको स्टार्च परीक्षण क्यों? क्योंकि इससे स्टार्च की उपस्थिति हमें पता चलती है। चूँकि आयोडीन विलयन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए इसको आयोडीन परीक्षण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है इनको हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, दूसरे शब्दों में ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों को, अगर भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हैं तो उसे हम कैसा भोजन बोलेंगे? ऊर्जा देने वाला भोजन या ऊर्जा प्रदायी भोजन। अब हम यहाँ पर आपसे एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे शरीर में किस रूप में अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं? ये आपका TRE 2 में PGT जूलॉजी में पूछा गया था, PGT जूलॉजी में पूछा गया था। लेकिन आप PRT में भी यह सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6 to 8 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, GS पार्ट सेकंड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद GS पार्ट सेकंड में इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा तो गया था, TRE 3 री एग्ज़ाम में पूछा गया था। हमें एग्जैक्टली प्रश्न ध्यान नहीं है, वो आगे हम जब आपको सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर मालूम चलेगा। तो हम आपको कहने का मतलब ये है कि जो जूलॉजी मतलब PGT तक का जितना भी विषय है वहाँ तक, फॉर एग्जांपल जूलॉजी जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड अगर सवाल है, जूलॉजी से रिलेटेड सवाल है, उसमें मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके PRT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, TGT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एनालिसिस आपको पूरा PGT तक का करना चाहिए। हम वो कराते भी हैं, पहले भी हमने कराया हुआ है, आगे भी हम रोशन बैच में ये चीज़ कराएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में अवशोषित होते हैं? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूप में मौजूद होते हैं, साधारण शर्करा से लेकर यानी सिंपल शुगर से लेकर कई सारे इकाइयों से बने जटिल बहुलक, कॉम्प्लेक्स नेचर में भी ये होते हैं, यानी साधारण शर्करा से लेकर कई इकाइयों से बने जटिल बहुलक के रूप में भी होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो मोनोसैकराइड जो होता है, अभी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में अवशोषित होते हैं? तो मोनोसैकराइड के रूप में अवशोषित होते हैं। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो ये होता है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, जिसे आगे सरल रूपों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे सरलतम रूप क्या होता है? मोनोसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट का। इसे आगे सरल रूपों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोनोसैकराइड के रूप में अवशोषित होता है हमारे शरीर में। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग होता है वो सामान्यतः मुख्यतः किसके रूप में किया जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में। आपके शरीर में जब आप देखते हैं ग्लूकोज की मात्रा चेक की जाती है, जैसे कि मानव शरीर में सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है किस रूप में उपस्थित होता है या किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो ग्लूकोज। मानव रक्त में भी ग्लूकोज, मानव रक्त में भी ग्लूकोज। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है? तो ग्लूकोज के रूप में, मानव रक्त में भी ग्लूकोज के रूप में। अब हम आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है जो हमारे भोजन में पाया जाता है। ये हमने पीछे भी देखा कि मंड यानी कि स्टार्च और शर्करा जो हमारे भोजन में मुख्यतः पाए जाते हैं। फलों में पाई जाने वाली शर्करा मुख्यतः कौन सी होती है? तो फलों में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख शर्करा कौन सी है? ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से ये कई फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। फ्रक्टोज फल में, शहद में, पराग में पाई जाने वाली शर्करा है। तो शहद यानी जो चीज़ें सबसे मीठी होती हैं कह लीजिए, तो फल, शहद और पराग, और फ्रक्टोज में फ्रूट शुगर भी फ्रक्टोज को कहा जाता है। आलू की बात कर लेते हैं। तो आलू में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है वो स्टार्च है, स्टार्च या मंड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आलू में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार पूछा जाता है, कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो स्टार्च या मंड पाया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद हमें ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ये भी हमने देखा हुआ है। आगे भी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसे देखेंगे। तो ये आपने यहाँ तक देखा कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित आपके एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें दी गई हैं उन्हें हमने कवर कर लिया। विभिन्न परीक्षाओं में जो आपसे पूछा गया है वो हमने कवर कर लिया। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित आपसे कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं वसा फैट्स पर। फैट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं इस क्लास में। और हमने जो है अभी चर्चा किया था थोड़ा सा फैट्स पर आने से पहले 6 to 8 साइंस का पेपर हुआ था, सभी के लिए हम बता दे रहे हैं। बाकी जो 6 to 8 साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3.0 में री एग्ज़ाम में 6 to 8 साइंस का जो पेपर हुआ था, 40 प्रश्न जो आए थे, ये भी कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आए थे, कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आए थे। जीएस पार्ट सेकंड में लगभग 8 सवाल थे, तो आपको डायरेक्टली आपको 4 से 5 सवाल ऐसे थे जो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो अलग सोर्सेज से भी आए थे, तो हम उसको भी आगे ऐड करेंगे। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी गंभीरता को आपको समझना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वसा फैट्स के बारे में आपको बताते हैं। वसा की बात करें तो ये संग्रहित ऊर्जा का स्रोत होता है। वसा संग्रहित ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी ऐसी ऊर्जा जो हमारे बॉडी में संग्रहित हो चुकी होती है, उस रूप में वसा हमारे शरीर में होता है। फैट्स आर दी सोर्सेस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, यानी संग्रहित ऊर्जा के रूप में वसा हमारे शरीर में होता है। वसा की बात करें तो ये 15 से 20% ऊर्जा हमें हमारे शरीर को प्रदान करता है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स 55 से 75% और वसा 15 से 20%, ये दोनों को ही हम जो है ऊर्जा प्रदायी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से ही मिलती है। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की जो समान मात्रा होती है, वसा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले वसा में हमें ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा कितनी होगी, 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी को KCl भी कहते हैं, K फॉर किलो, Cl फॉर कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4 किलो कैलोरी है। 1 ग्राम वसा फैट के द्वारा जो उत्पादित ऊर्जा है वो 9 किलो कैलोरी है। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा, 1 ग्राम यहाँ भी है 1 ग्राम यहाँ भी है, समान मात्रा है, लेकिन हमें अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त हुई है, वसा में प्राप्त हुई है, 9 किलो कैलोरी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वसा की उपस्थिति, जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है, वैसे भी आपको मालूम चल ही जाता है। आपने स्कूल में गए होंगे, टिफ़िन में जब भी कभी भी सब्जी वगैरह रहता है, कभी पराठा वगैरह रहता, कभी पूड़ी वगैरह रहता है, तो कागज़ पे रखा, अगर कागज़ में रखा रहता तो कागज़ पे क्या लग जाता है, तेल का धब्बा। तो कागज़ में अगर तेल का धब्बा लग जाता है, खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब है जिस भी खाद्य पदार्थ को आपने कागज़ में लपेट के रखा है उसमें क्या है, वसा है। तो वसा की उपस्थिति आसानी से पता लग जाता है तेल के धब्बे से, जो सिंपली कागज़ पर लगाकर हम देख सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत विशेष टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि हमारे शरीर में जो वसा होता है ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत होता है। घी और विभिन्न प्रकार के जो तेल होते हैं इन्हें वसा के अंतर्गत रखा जाता है। तो घी और विभिन्न प्रकार के जो भी तेल होते हैं उन्हें वसा के अंतर्गत रखा जाता है। वसा के स्रोत के रूप में अगर आप देखते हैं तो वसा के स्रोत 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो पादप आधारित, यानी पौधों से अगर हमें वसा प्राप्त होती है, दूसरा है जंतु आधारित वसा, जंतु आधारित वसा। अब हम यहाँ पर उदाहरण जो आपके दिए गए हैं वसा के अच्छे स्रोत के रूप में आपके एनसीईआरटी में, नई वाले एनसीईआरटी में, तो मूंगफली, अखरोट, बादाम, ये आपका 3 उदाहरण ये ध्यान रखिएगा, इसमें वसा का अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा जो है बात करें कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज, तो कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के जो बीज होते हैं ये वसा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय भालू की, जो आपके न्यू एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया है, बाकी ध्रुवीय भालू
का यहाँ पर दिए जाने का तात्पर्य यही है कि क्लास 6 के बच्चे हैं, ये जितना ज़्यादा दुनिया के बारे में समझेंगे, दुनिया में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में समझेंगे, तो उनको अवेयरनेस होगा। बाकी चूंकि एनसीईआरटी में दे दिया गया तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। ध्रुवीय भालू की अगर हम बात करें तो आपने अगर ध्रुवीय भालू का फोटो देखा होगा या वीडियो देखा होगा, आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि जो ध्रुवीय भालू होता है बहुत मोटा होता है। ध्रुवीय भालू बहुत मोटा होता है। उसके जो त्वचा होती है, उसकी त्वचा जो होती है ध्रुवीय भालू की, उसकी त्वचा के नीचे बहुत अधिक मात्रा में वसा एकत्रित होती है। बहुत अधिक मात्रा में वसा एकत्रित होती है। यह जो वसा होती है ऊर्जा तो स्रोत के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी मिल गया कि अभी तक आपने पढ़ रहे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो वसा होती है वो मुख्यतः ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर आपको वसा का उदाहरण दिया गया है कि एक जीव है, एक जंतु है जिसका नाम है ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। इसकी त्वचा के नीचे बहुत अधिक मात्रा में वसा एकत्रित होती है और यह जो वसा होती है उसके ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। इससे उनको फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जो पोलर एरियाज रहते हैं वो बर्फ़ से ढके होते हैं। बर्फ़ से ढके होने के कारण वहाँ भीषण ठंड होती है, ज़बरदस्त ठंड होती है, बर्फ़ ही रहता है। तो उनकी महीनों लंबी जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में जाहिर सी बात है ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बर्फ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब महीनों लंबी सर्दियाँ आती हैं तो उस समय जो वे नींद की अवधि होती है, जिसको शीत निष्क्रियता भी बोलते हैं, तो शीत निष्क्रियता, इसके लिए एक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, जब कोई जंतु लंबे समय के लिए, कुछ महीनों के लिए कह लीजिए, जब वो नींद में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। एक प्रकार से निष्क्रिय कर लेता है अपने शरीर को। जान होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा भीषण, जब पर्यावरण ऐसा हो जाए जहाँ, जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो अपने आप को जीवित रखने के लिए ये ऐसा करते हैं, तो हाइबरनेशन करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि ठंडियों में करते हैं तो इसे शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। तो यानी अगर इनको भोजन भी नहीं मिलता है उस टाइम में तो भी ये आराम से जीवित रह जाते हैं। तो ध्रुवीय भालू के साथ में ऐसा ही होता है। तो जब ठंडी आ जाती है तो ये जो इसकी वसा है उसके शरीर में, उसके त्वचा के नीचे, उसके ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूरा हो गया हो। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है। तो वसा का निर्माण तुरंत चालू नहीं हो जाएगा। वसा क्या होता है, फैट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो एकदम दुबले पतले हैं तो उनके अंदर फैट, वसा की मात्रा कम है। वहीं पर आप देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पेट वगैरह बहुत ज़्यादा निकला है, तो उस केस में क्या है, वसा, फैट उनमें ज़्यादा है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है, जब यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूरा हो गया हो। अब हम आगे चर्चा करते हैं। मानव शरीर में वसा का जो संग्रह होता है, वसा का जो भंडारण होता है, फैट कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो इसके लिए एक ऊतक है, टिश्यू है, जिसको हम वसा ऊतक कहते हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी में बाकायदा हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है एडिपोज टिश्यू के बारे में, एडिपोज ऊतक के बारे में। तो एडिपोज ऊतक या एडिपोज टिश्यू, जिसे वसा ऊतक भी कहते हैं, तो वसा ऊतक जिसका नाम है एडिपोज ऊतक, इसी में वसा का भंडारण होता है हमारे मानव शरीर में। कोशिका में अगर हम बात करें तो वसा के संश्लेषण का प्रमुख स्थल क्या है, तो कोशिका में वसा के संश्लेषण का जो प्रमुख स्थल होता है वो SER, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, शॉर्ट में SER, इसी में वसा का संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। तो वसा का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे शरीर में, कोशिका में। तो कोशिका में कभी भी आपसे पूछेगा तो SER। चलिए, आज के लिए आपके लिए सवाल है, जिस भी अभ्यर्थी को मालूम होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिका में सवाल है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण का स्थल क्या है, प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल क्या है, प्रोटीन कहाँ पर बनता है, हमारी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, ये आपके लिए सवाल है।
हमने आपको पहले भी 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। वसा की बात करें तो वसा को लिपिड भी कहते हैं। तो अगर कहीं लिपिड शब्द का प्रयोग होगा तो आप समझ जाइएगा कि वसा के संदर्भ में ही किया जा रहा है। तो वसा को लिपिड भी कहते हैं। और वसा भी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, वसा भी ऊर्जा का स्रोत है। और वसा जो है 3 प्रकार से CHO 3 मुख्यतः तत्वों से बनी है। जिन तत्वों से कार्बोहाइड्रेट बना है उन्हीं 3 तत्वों से वसा भी बनी है। वसा का जो पाचन होता है, वसा का जो पाचन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो वसा का जो पाचन होता है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा प्रेरित होता है, जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये हम टॉपिक आगे भी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह का जो पाचन होता है वो हम आगे भी NCERT की क्लास में ही देखेंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वसा का पाचन आप अभी के लिए याद रखिए, लाइपेज एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। वसा को ये किस में तोड़ता है? वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब हम आगे बात करते हैं सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को अधिक वसा की आवश्यकता पड़ती है। आप इसका कारण भी समझ सकते हैं कि ठंडी में ज़्यादा ठंड होती है। जब ज़्यादा ठंड होगी तो हमारे शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी आवश्यकता लगेगी, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा सोते भी हैं। सभी ने इस चीज़ को महसूस किया होगा, गर्मी में कम सोते हैं, ठंडी जब आ जाती है ज़्यादा सोते हैं। तो स्टोर्ड एनर्जी हमें आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो सर्दी के मौसम में अधिक वसा की आवश्यकता हमें होती है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि सर्दी में आप ज़्यादा खा पाते हैं, गर्मी में आप उतना नहीं खा पाते होंगे, सर्दी में ज़्यादा खा पाते होंगे। वसा का पूर्णतः जो पाचन होता है, चाहे हम वसा का बोलें या कार्बोहाइड्रेट का बोलें, प्रोटीन का बोलें, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो किस स्थान पर होता है? शरीर में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वसा के पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किसकी सहायता से होता है? तो वसा के पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो पित्त रस, बाइल जूस की सहायता से होता है। तो वसा के पाचन का अधिकांश भाग पित्त रस, बाइल जूस की सहायता से किया जाता है। और किस एंजाइम के द्वारा प्रेरित होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और साथ में जो पित्त रस है, ये आपको मालूम भी होगा, पित्त रस कहाँ से निर्मित या स्रावित होता है? तो यकृत में ये निर्मित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है। अब यहाँ की जो आज की क्लास है आपका साइंस का, वो हम रोक रहे हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर हम आपको प्रोटीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन के अलावा हम आपसे विटामिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक क्लास और लगेगा और यह जो टॉपिक है भोजन के घटक, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो अगली क्लास भी हम आपको YouTube पर दे देंगे, जिससे ये क्लास पूरी हो जाएगी तो आपको डिसाइड करने में आसानी रहेगा। बाकी अगर आप हमारे रोशन बैच के अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए 9517036263। और सबसे बड़ी बात, कंप्लीट बैच तो हम आपको दे ही रहे हैं, इतने सबसे कम प्राइस में कंप्लीट बैच तो हम आपको दे भी रहे हैं। हम पर्सनली आपके लिए अवेलेबल भी रहेंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए भी हम आपको पर्सनली आपके एग्ज़ाम तक अवेलेबल रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा।